हेलो टू एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी सही से होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। एग्जाम को अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं और कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके उतनी सारी चीज़ें जो भी आपकी क्लास यहाँ पर डिलीवर की जा रही है उन लेक्चर को पूरा सुनिए, शुरू से लेकर आखिरी तक सुनिए ताकि आपके कोई क्वेश्चन मिस ना हो। मैंने हमेशा बोला है कि फैक्ट्स के साथ ज़रूरी है कि आप अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जाएं। और अब तक हम लोगों ने मॉडर्न इंडिया के कई सारे पार्ट कर लिए हैं। अब हम लोग लास्ट ही पार्ट में है लगभग। मॉडर्न इंडिया में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, आज उसके दूसरे चरण के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो प्रथम चरण है उसमें किस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है, किस तरह शुरुआत में जो उदारवादी कहे जाते हैं जिनका मानना था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जो है प्रार्थना याचना इन सब प्रक्रियाओं द्वारा जो है सरकार पर एक क्या कर सकते हैं, अपना प्रभाव बना सकते हैं और अपनी बातों को मनवा सकते हैं। और मैंने आप लोग को बताया भी था कि सेफ्टी बल्ब की थ्योरी, जहां अंग्रेज मान रहे थे कि कोई विद्रोह होने से ऐसे बच जाएगा अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस होती है, तो वहीं दूसरी ओर जो भारतीय नेता थे वो सोच रहे थे कि यह एक तड़िक चालक का काम करेगा। जैसे कि 1857 का विद्रोह को अंग्रेजों ने दबाया था वैसा नहीं होगा, वैसी दमन की प्रक्रिया नहीं होगी, हम अपनी बात कह सकेंगे। तो आप लोगों ने बेसिकली जो लास्ट क्लास थी उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो गठन होता है और उसकी जो विचारधाराएं थी, क्या काम कर रही थी उसके पीछे, और उससे पहले कई सारे संगठन जो बने बहुत महत्वपूर्ण थे, अलग अलग प्रेसिडेंसियों में बने थे, बंगाल में, मद्रास में, मुंबई में, उन सब के बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों को पढ़ा दिया था। तो कोशिश कीजिएगा कि वो लेक्चर बिल्कुल भी ना मिस करें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और आज जो स्टूडेंट आप लोग का लेक्चर है वह है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण। मैंने कहा था कि यह कितने चरण में विभाजित है, यह 3 चरण में विभाजित है। जो आपका द्वितीय चरण है 1905 से लेकर के 1917 का समय है। और वैसे तो आप इसको एक तरह से देख सकते हैं कि बंगाल विभाजन से जो है ये बातें आप समझ सकते हैं, लेकिन एक चीज समझिए, वो समझने की चीज ये है आपकी कि इस 1905 से लेकर के 1907 तक में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। कई सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि क्या नहीं होती है, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं होती है। अगर आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा तो क्या होगा, क्लियर रखिएगा तो ये चीजें आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको इस दरमियान कोई भी क्वेश्चन इससे पूछता है, इस अवधि के बीच में पूछता है, तो आप वो कर लेंगे। जब मैं ये तैयार करी थी आपकी क्लासेस, तो मुझे लगा कि इसमें आपको थोड़ा डिवाइड करके बताना बहुत जरूरी है। तो आप देख लीजिए जो मैंने तैयार किया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो द्वितीय चरण है, इसमें मेनली हम लोग 2 चीज देखते हैं और दोनों को थोड़ा सा सेपरेट करके देखने की जरूरत है। पहला तो हम देखते हैं कि भारत में इस समय क्या हो रहा है, उग्र राष्ट्रवाद का जो है उदय हो रहा है। उग्र राष्ट्रवाद यानी कि जो लिबरल्स थे, इससे पहले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में लिबरल्स का क्या था, प्रभुत्व था। अब जो है प्रभुत्व या फिर उनकी जो जैसे वो चाहते थे, जैसे कि वह क्या करते थे, एप्लीकेशन देखते थे, प्रार्थना करते थे, याचिका देते थे, ये सब करते थे। तो अब जो भारत के युवा थे और वो बड़ा तंग आ गए थे कि नहीं भाई, अब हम दूसरे तरीके से चीजों को हैंडल करेंगे। तो इस समय जो राष्ट्रवाद का जो है एक उग्र हमें राष्ट्रवाद देखने को मिलता है। और इस समय हमें एक और चीज मिलती है, वह है क्रांतिकारी गतिविधियां देखने को मिलती हैं स्टूडेंट। ये क्रांतिकारी जो थे बेसिकली 2 तरह के थे। एक तो सोचते थे कि जो अंग्रेज हैं यहाँ पर उनको क्या किया जाए, उन्हें डराया जाए, धमकाया जाए और इतना परेशान किया जाए कि वो चले जाएं। और दूसरा एक तबका था जो चाहता था कि क्या किया जाए, अगर अंग्रेजों को भगाने में हमें विदेशों से भी सहायता लेनी पड़े तो गलत नहीं होगी। और इस क्रांतिकारी गतिविधियां जो है इस समय बहुत बढ़ती हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। खास करके महाराष्ट्र में, बंगाल में और पंजाब में, इन सभी जगहों पर। और सिर्फ यही नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत का जो एरिया है इसी में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी बहुत एक्टिव हो जाएंगे तो अंग्रेज क्या करेंगे, अंग्रेज उनका दमन करेंगे, कठोर कानून लेकर के आएंगे और बहुत सारे तरीके से उन पे शिकंजा कसेंगे। तो ये जो कुछ ऐसे भारतीय थे
जिनको लग रहा था कि सरकार क्या कर रही, बहुत ज्यादा एक्शन मोड में है, तो वो क्या कर गए, वो भारत से पलायन कर गए, है ना। वो कहाँ चले गए, वो भारत से बाहर यानी कि विदेश में चले गए और वहां जाकर के उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। जैसे कि हम देखते हैं गदर पार्टी हो गया, श्याम जी कृष्ण वर्मा की जो पार्टी थी कहाँ पर, लंदन में, वो हो गई। तो इस तरह की चीजें हम पढ़ेंगे। ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक आपका एक टॉपिक बन जाता है। तो इसको आप मान सकते हैं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं द्वितीय चरण, उसी का एक सब टॉपिक है। इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको समझ में नहीं आता, सारी कभी इधर से पढ़ लिया कभी उधर से पढ़ लिया, उसमें क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। ये चीज जब हम लोग समझ लेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे बंगाल विभाजन जब होता है 1905 का, उसके बारे में जानेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब जान लेंगे। मार्ले मिंटो सुधार क्या था, दिल्ली दरबार 1911 का, हार्डिंग बम केस हो गया, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में भारत का क्या स्टैंड था, भारत ने किस तरह से जो है सरकार को सहयोग दिया था और उसकी क्या अपेक्षाएं थी भारत की, इन सभी चीजों को देखेंगे। कामागाटा मारू प्रकरण है, वो क्या है वो भी आपको बता दूंगी मैं। लखनऊ समझौता हो गया आपका, होम रूल आंदोलन, मॉन्टेग्यू घोषणा, ये सारी चीजें पढ़नी है 1905 से लेकर के 1917 के बीच में। लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए कि मैम इतना सारा पढ़ना है, ऐसा नहीं है। जब आप ये क्या एक कड़ी से दूसरी कड़ी जोड़ी है ना, तो इतना कोई ज्यादा टफ नहीं है। बस क्या है, आपको समझाने का तरीका बेहतर होना चाहिए तो आप जल्दी समझ भी जाएंगे। क्योंकि आप लोग बीपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं और आप लोग ऑलरेडी अच्छे स्टूडेंट्स है ना, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं स्टूडेंट, इसलिए कोई बहुत दिक्कत की बात इसमें नहीं है। अब आ जाइए राष्ट्रीय आंदोलन। मैंने आपको बताया कि अभी हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये जो आपका पहला फेज है। एक चीज याद रखेंगे, ये जो आपकी क्लास है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है आपको, एक क्लास में ये नहीं होगा। आज मेरी कोशिश है कि हम ये वाला पार्ट कर लें, दूसरी जो क्लास आपकी अपलोड होगी उसमें ये सारी चीजें रहेंगी। हो सकता है तीसरा वीडियो भी इसका हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि दूसरे वीडियो में इसे सम अप किया जाए, है ना। तो इसका एक्सटेंशन दूसरा वीडियो भी आएगा, तो आप लोग क्या करेंगे, उसे फॉलो करेंगे और उसे देखेंगे, है ना। तो कोशिश कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और इसके बाद क्या करेंगे, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में जो भी हैं आपके, है ना। राष्ट्रीय आंदोलन की इस चरण में हम देखते हैं कि क्या होता है स्टूडेंट, राष्ट्रवाद, स्पेशली कौन सा, नव राष्ट्रवाद और क्या कहते हैं इसे, या फिर उग्र राष्ट्रवाद का उदय होता है। क्यों होता है, देखिए 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, 1885 के बाद से ही हम देखते हैं कि लगातार जो कांग्रेस में उदारवादी दल जो थे, यानी नरमपंथी लीडर जो थे, जैसे कि दादा भाई नेहरूजी थे, बदरुद्दीन तैयब थे, फिरोज शाह मेहता थे, बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, इन सभी का क्या था, ये सभी जो है इंडियन कांग्रेस को लीड कर रहे थे। और उनका जो तरीका था वो क्या करते थे, वो सरकार से सिफारिश के तौर पर जो है अपनी बातें मनवाने की कोशिश करते थे। इसी दरमियान हमने देखा था कि उन लोगों ने बड़ा कुछ उपलब्धि भी उनकी रही थी। लेकिन इससे जो है हम देख रहे हैं कि एक टाइम आते आते तक स्पेशली जो है हम नव राष्ट्रवादी या उग्र राष्ट्रवादी के तौर पे हम देख सकते हैं, स्पेशली तिलक जी को, तिलक, लाला लाजपत राय जी, है ना, और इन सबको हम देख सकते हैं। इन लोगों के मन में आया कि अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो क्या होगा, इससे हमें कुछ फायदा नहीं होने वाला है। सरकार जो है जिनको जो काम करना है वो कर रही है, एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, भिक्षावृत्ति है, हम अपने अधिकारों के लिए क्या कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। ऐसा किनका मानना था, ऐसा तिलक जी का मानना था स्टूडेंट। और इसी के लिए जो है उन्होंने कहा था कि अब अनुनय विनय नहीं होगा, यानी अब आपको मान मनवल नहीं किया जाएगा, आपसे क्या किया जाएगा, अब सीधे जो है हम राजनीतिक भिक्षावृत्ति जो कर रहे हैं अब वो नहीं होगा, अब जो है हम सीधे अपने हक के लिए जो है लड़ाई लड़ेंगे। और इसमें हम देखते हैं स्टूडेंट, कांग्रेस के अंदर ही जो उग्रवादी या फिर अतिवादी कहे जाने वाले नेता थे, उनका क्या होता है, प्रभाव बढ़ता है। इसमें खासकर बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, इनकी भूमिका बहुत बढ़ जाती है ना, बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि इस समय जो माहौल था, एक लंबे अरसे से एक ही प्रक्रिया चली आ रही है, सरकार को मान मनवल
तो ये जो है, जो युवा थे और जो लोग थे वो बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, और दूसरी तरफ अंग्रेजों का शोषण भी जारी था। तो इससे ये लोग क्या, हम देखते हैं कि कांग्रेस के ही एक धड़े में जो है एक उग्रवादी तबके का जो है उदय होता है, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय होते हैं स्टूडेंट। हम देखते हैं तिलक जी ने जो है 1894 यानी 1894 में, ये सब क्वेश्चन आपके आते हैं, इसलिए इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसको आप स्किप करेंगे। 1894 में इन्होंने गणपति महोत्सव बनाया और 1896 में शिवाजी महोत्सव मनाया। इन दोनों को मनाने के कारण हम कहा जाता है कि इन्होंने एक तरह से, जो एक्चुअली तिलक जी का जो मेन मोटो था वह था कि इंडियंस जो हैं, जो भारतीय हैं, उनको यूनाइट करें, किसी भी तरीके से करें। तो उन्होंने गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव के रूप में लोगों को एकबद्ध करने की कोशिश की, लेकिन उन पर कई बार क्या कहा गया कि सांप्रदायिकता का भी कहा गया कि इससे सांप्रदायिकता फैली, लेकिन उनका उद्देश्य ये नहीं था। वो चाहते थे कि इसी बहाने जो भारतीय हैं वो इकट्ठे हों और उसके बाद हम अपने विचार और इन सब जो हमारे आदर्श हैं उनको लेकर के हम राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ आगे बढ़ें। तिलक जी का ऐसा मानना था। और इसी समय हम देखते हैं 1896 से लेके 97 में, इस समय महाराष्ट्र में बहुत बड़ा अकाल भी पड़ा था और रेवेन्यू बहुत हाई था। तो महाराष्ट्र में तिलक जी ने कहा कि हम लोग क्या नहीं देंगे, हम लोग जो है टैक्स नहीं देंगे, रेवेन्यू जो है सरकार जो रखी हुई है वो रेवेन्यू हम नहीं देंगे। और इसी दरमियान जो है इनको जो है हम क्या कहते हैं, इनको लोकमान्य की उपाधि दी गई। किसे दी गई? लोकमान्य तिलक, जिनको कहते हैं बाल गंगाधर तिलक उनका नाम था, उन्हें लोकमान्य कहना अभी के समय में लोगों ने शुरू कर दिया स्टूडेंट। इस समय एक चीज और याद रखेंगे कि ये जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी या उग्र राष्ट्रवादी थे, तो आप विचारों का प्रसार कैसे करेंगे? आप विचारों को, ऐसा तो है नहीं कि उस समय जो है इतनी टेक्नोलॉजी थी, तो उस समय पत्र पत्रिकाओं की बहुत बड़ी भूमिका थी। और अलग अलग जो है हम देखते हैं कि जो हमारे क्या हैं राष्ट्रीय आंदोलन के नेता हैं, उन्होंने बहुत अलग अलग समय पे अलग अलग चीजें निकाली स्टूडेंट। जैसे कि तिलक जी ने केसरी लिखी, विपिन चंद्र पाल की न्यू इंडिया थी, और लाला लाजपत राय जी ने जो है पंजाबी नाम की पत्रिका को निकाला, और इसी के माध्यम से इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य पर क्या किया? प्रहार किया। तो ये नाम आपको याद रहने चाहिए। केसरी और मराठा दो पत्रिकाएं तिलक जी निकालते थे। तो केसरी इन्होंने लिखी, विपिन चंद्र पाल जो है न्यू इंडिया जो है उनकी पत्रिका थी, और लाला लाजपत राय जी की कौन सी थी? पंजाबी थी। और इसी तरह हम देखते हैं कि इसके माध्यम से इन्होंने क्या किया? ब्रिटिश जो शासन था उसके ऊपर प्रहार किया, उनकी कमियों को उजागर किया, उनकी आलोचना की। और तिलक जी ने कई सारे जो है केसरी में अपने लेख छापे थे स्टूडेंट, जिसकी वजह से उनको जो है पहली बार इन लेखों के कारण जो है उनको राजद्रोह का उन पर केस चलता है और उन्हें 18 महीने की सजा होती है। तो पहली बार पत्रकारिता के कारण जो है तिलक जी को क्या होता है? सजा भी मिलती है। इसी समय हम देखते हैं, अभी एक चीज याद रखिएगा, अभी जो भारत के नेता हैं, जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, अभी जो भारतीय नेता हैं जो राष्ट्रीय आंदोलन में आपको दिख रहे हैं, वो जो जिस चीज की डिमांड कर रहे हैं वो एक चीज समझिए, वो स्वतंत्रता की डिमांड नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो ये, इसकी बात नहीं हो रही है। बात किसकी हो रही है? स्वराज। स्वराज का मतलब क्या हुआ? भारत आपको मालूम है क्या है? भारत जो आपका है इस समय वह ब्रिटिश का क्या है? उपनिवेश है। ब्रिटिश का उपनिवेश है। और इस समय बहुत सारे कंट्रीज जो थे वह ब्रिटिश के उपनिवेश थे, लेकिन ब्रिटेन का शासन होने के बावजूद जो उपनिवेश थे, जो कॉलोनीज थी, वहां पर जो है शासन जो चलाया जा रहा था वो लोगों वहां के लोग जो है वह ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना मेन मान रहे थे और उन्हीं के अंतर्गत जो है अपना शासन चला रहे थे। यानी सब स्वराज, यानी कि हमें आपके अधीन क्या है, हमें जो है इतनी आजादी दीजिए कि हम अपनी चीजों को क्या कर सके, देख सके। तो इनका जो नारा था कि हमें जो है ऐसी शासन व्यवस्था चाहिए जैसी स्वशासित
उपनिवेशों में होती है। अभी जो हमारे राष्ट्रवादी नेता थे उनकी डिमांड ये थी, याद रखेंगे। ऐसा नहीं कि अभी स्वतंत्रता की डिमांड थी, स्वतंत्रता की डिमांड तो बाद में आएगी जब हम देखेंगे कि वह लगातार स्वराज स्वराज। अब होम रूल आंदोलन, होम रूल का मतलब क्या होता है? होम रूल का मतलब भी क्या होता है? स्वराज चाहिए, है ना, स्वशासन चाहिए, स्वशासन का अधिकार चाहिए, यानी आपके अंतर्गत ही हम शासन करेंगे, आप इसको क्या करें, अलाउ करें। समझ गए? तो ये कह रहे हैं कि हम आपके अंतर्गत शासन करना चाहते हैं। किसके अंतर्गत? ब्रिटेन के अंतर्गत। आप हमें अलाउ कीजिए इसके लिए। तो ये अभी जो डिमांड चल रही है वह किसकी है? स्वराज की है। और इसमें हम देखते हैं कि इसी अर्थ में जो है इस समय आंदोलन आगे बढ़ रहा था। आपने देख लिया कि ये कुछ चीजें आपने देखी और समझा कि अभी जो डिमांड थी वो क्या थी? वो स्वतंत्रता की नहीं थी, वह स्वराज की थी। स्वराज कैसा? स्वशासित उपनिवेशों में जैसा होता है वैसे ही हमें अधिकार चाहिए, ये भारतीयों की मांग थी। अब हम बात करते हैं कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां। एक चीज याद रखेंगे, ये क्रांतिकारी गतिविधियां, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। और एक आपको लिख रहा है नवराष्ट्रवाद या उग्रवाद, है ना। उग्रवाद मतलब कि बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना। और इसमें जो है आप एक चीज समझिए, क्रांतिकारी गतिविधियों में क्या होता है? हत्या वगैरह ये सब चीजें शामिल होती हैं, है ना। उग्रवादी मतलब कि नहीं, हम अब लड़के लेंगे, वो लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जो भी कह सकते हैं आप, विरोध प्रदर्शन बहिष्कार, है ना, इन सब के माध्यम से जो है ये उग्रवादियों का क्या था? जैसे कि स्वशासन की डिमांड कर रहे हैं, बहिष्कार को अपना हथियार बनाएंगे, सरकार का विरोध करेंगे, कड़ा विरोध करेंगे। आपने नहीं देखा अभी तक कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1885 से लेकर अब तक किया था, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे अब, है ना। तो ये उग्रवादी और क्रांतिकारियों में अंतर है। क्रांतिकारी जो है वो हत्या कर सकते हैं, ओके, और वो दूसरा सहयोग मांग सकते हैं, वो अंग्रेजों को भगाने, उनकी नीति साफ रहती है, स्पष्ट रहती है कि हम क्या करें, इनको हटाएं। अब हम बात करते हैं भारत में ये जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उसके चरण, उसके बारे में। देखिए अभी आपका जो टाइम पीरियड मैंने पढ़ा रही हूँ वो 1905 से 1917 के बीच का है। आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 17 तक ही ये क्रांतिकारी गतिविधियां हैं या उग्र राष्ट्रवाद की हम बात करेंगे, इसके बाद भी ये सब चीजें जाएंगी, लेकिन वो तीसरे स्टेज में आएंगी। अभी जितनी चीजें होंगी वो मैं यहाँ समअप करूंगी। माना जाता है कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत 1897 महाराष्ट्र से माना जाता है। आपको बता दें कि 1908 या 18 में जो है विद्रोही कमेटी की एक रिपोर्ट आती है स्टूडेंट, और इस विद्रोही कमेटी की रिपोर्ट पे ये बताया गया था कि भारत में जो पहला क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू होती हैं वह कब होती हैं? 1897 माना गया। कहाँ होती है? महाराष्ट्र में होती हैं। और यहां पर क्या हुआ था? यहां पर जो है 1897, है ना, यहां पर क्या था कि इस समय हमारा देश जो था वह उपनिवेश था ब्रिटेन का, और इसके होने के बावजूद हम देखते हैं कि जो उपनिवेश तो है लेकिन आप जुल्म तो नहीं करने के लिए फ्री हैं। मगर यहाँ पर क्या, महाराष्ट्र में अकाल पड़ता है, प्लेग होता है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। इस दौरान जब सोचिए कि लोग क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं, अनगिनत लोग मर रहे हैं। इस समय जो इनके अंग्रेज अधिकारी थे, इनका नाम था रेड और एम्सहर्ट। इनका नाम क्या था? रेड और एम्सहर्ट। कहाँ के रहने वाले, कहाँ थे ये लोग? यह लोग थे पुणे में है। यह लोग प्लेग के कमिश्नर थे। ये लोग क्या करते थे? बड़ी ज्यादती करते थे, लोगों के घर में घुस जाते थे, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार भी करते थे, बहुत परेशान कर रखा था इन लोगों ने। इसीलिए जो है वहां पर दामोदर और बालकृष्ण चापेकर द्वारा 22 जून 1897 को इनकी हत्या कर दी गई। माना जाता है कि ये जो हत्या की गई थी, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत यही होती है। और माना जाता है कि भारत की प्रथम राजनीतिक हत्या जो है, जो राजनीतिक हत्या की गई थी वह भी कौन थी? यही थी। महाराष्ट्र में जो प्लेग कमिश्नर थे रेड और एम्सहर्ट, उनकी जो हत्या होती है किसके द्वारा? दामोदर और बालकृष्ण चापेकर द्वारा। इसे हम भारत की पहली राजनीतिक हत्या की भी बात कहते हैं। बाद में इन दोनों को पकड़ के बाद में इन दोनों को जो है फांसी की सजा दे दी जाती है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर 1904 में अभिनव भारत समाज जो है किसके द्वारा बनाया गया था? विनायक दामोदर सावरकर। लेकिन एक चीज आप याद रखें, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा जो अभिनव भारत समाज आप देख रहे हैं, उससे पहले इसका नाम क्या था? मित्र मेला था स्टूडेंट। क्या था? मित्र मेला था इसका नाम।
और इसकी स्थापना पहले ही हो चुकी थी, मेरे ख्याल से 1899 में, है ना। 1899 में इसका नाम क्या था, मित्र मेला। मित्र मेला का ही विकास कब हुआ, 1904 में जो है अभिनव भारत समाज के रूप में हुआ। महाराष्ट्र में ये संस्था काफी एक्टिव थी स्टूडेंट। और हम देखते हैं इस संस्था से जुड़े हुए एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पांडुरंग महादेव वापट। इनका नाम क्या था, पांडुरंग महादेव वापट। इनको रूस भेजा गया था, वहां से ये बम बनाने की कला सीख करके आए थे। हाँ, तो इन्हें जो है वहां भेजा गया था स्टूडेंट, और इसी के संस्था से संबंधित थे। उन्होंने क्या किया था, महाराष्ट्र के नासिक में 21 दिसंबर को 1909 को इन्होंने जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी। किन्होंने की, अनंत लक्ष्मण कनहरे ने की। और यह जो है माना जाता है कि एक तरह से यह जुड़े हुए थे किससे, अभिनव भारत समाज से ही जुड़े हुए थे। और इसी के बाद जो है नासिक षड्यंत्र केस का आप नाम सुनेंगे, जिसमें क्या होता है, अनंत लक्ष्मण कनहरे ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। इसे हम नासिक षड्यंत्र केस कहते हैं। और इसमें जो है वीडी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर को आजीवन कारावास इसी में हुआ था स्टूडेंट, याद रखेंगे आप। तो ये क्या है, ये महाराष्ट्र की बात है। आपको याद रखना है कि यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या देखा कि सबसे पहले भारत की राजनीतिक हत्या कहाँ होती है, महाराष्ट्र में होती है। कब होती है, 1897 में होती है, दामोदर और बालकृष्ण चापेकर द्वारा। वहां के पुणे के जो प्लेग कमिश्नर थे रेड और एम्सहर्ट, उनकी हत्या कर दी जाती है। बाद में हम देखते हैं कि मित्र मेला एक संगठन था जो 1899 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा बनाया जाता है। और इसी के द्वारा हम देखते हैं कि पांडुरंग महादेव वापट को कहाँ भेजा जाता है, रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने के लिए पेरिस भेजा जाता है स्टूडेंट। और महाराष्ट्र में नासिक में जो है जिला मजिस्ट्रेट की हत्या कर दी गई थी जैक्सन की, अनंत लक्ष्मण कनहरे ने। और इसी को कहते हैं नासिक षड्यंत्र केस, जिसके आरोप में वीडी सावरकर के एक्चुअली भाई थे गणेश सावरकर, उनको क्या था, हुआ था आजीवन कारावास की सजा हुई थी स्टूडेंट। आपने महाराष्ट्र का देख लिया। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट बंगाल के बारे में। बात करें बंगाल में, जिस तरह से आपने देखा अभिनव भारत समाज था कहां पर, महाराष्ट्र में। यहां पर अनुशीलन समिति काफी एक्टिव थी। वैसे तो बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत कब से मानी जाती है, बंगाल विभाजन के बाद से मानी जाती है। लेकिन उससे पहले भी हम देखते हैं कि एक संस्था थी जिसका नाम था अनुशीलन समिति, जो कि 1902 में जो है बंगाल में यह पहली क्रांतिकारी संगठन था, जिसकी स्थापना किसने की थी, ज्ञानेंद्र नाथ बसु और जतीन्द्र नाथ बैनर्जी वरिंद्र घोष द्वारा की गई थी स्टूडेंट। तो ये हम देखते हैं, आप बंगाल विभाजन कब होता है, 1905 में होता है। लेकिन हम देखते हैं कि उससे पहले ही बंगाल में जो है वहां के जो युवा हैं उनके द्वारा क्या होता है स्टूडेंट, वहां पर अनुशीलन समिति जो है 1902 में बनाई जाती है। कलकत्ता के साथ ही ढाका में इसकी सबसे ज्यादा क्या थी, 500 शाखाएं थी। सबसे ज्यादा इसकी शाखाएं कहाँ थी, 500 ढाका में थी। बंगाल विभाजन के बाद कई सारे क्रांतिकारी पत्रों का प्रकाशन हुआ, जैसे आपने महाराष्ट्र में देखा, मैंने आपको बताया भी था। अभी हम देखते हैं यहाँ पर भी क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा उस समय जो है मैं शायद अलग से क्लास में पढ़ाऊं कि प्रेस पर सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर कई सारे प्रतिबंध लगाए। खास करके अगर हम 1900 की बात करें, इस समय भी इन लोगों ने प्रेस पर जो है बहुत सख्त कानून लेकर के आए। और सरकार जो है बड़ा बर्बरता पूर्वक जो है जो ये गतिविधियां चल रही थी उसका वो दमन करना चाह रही थी। तो ये लोग क्या निकालते थे, पत्र पत्रिका निकालते थे, और वही एक तरह से क्या था, उनके विचारों का प्रसार का माध्यम था। तो ये देखिए कि बंगाल में हम देखते हैं कि कई सारे पत्रों का प्रकाशन होता है। ब्रह्मा बंदोपाध्याय की लिखी गई थी संध्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरविंद घोष का नाम आपने सुना होगा, इन्होंने वंदे मातरम जो है पत्रिका निकाली। भूपेंद्र नाथ दत्त ने जो है इन्होंने युगांतर का संपादन किया। बाद में हम देखते हैं
वरेंद्र नाथ घोष ने भवानी मंदिर और वर्तमान रणनीति लिखी। ये सारे पत्र पत्रिकाएं जो थी एक तरह से क्या थी, यहाँ के जो बंगाल के जो युवा थे उनको आंदोलित कर रही थी। ये सभी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं सोचिएगा कि सिर्फ लिखा हुआ है तो क्या है, कहानी है। ये कहानी नहीं, आपसे पूछ दिया जाए ब्रह्मा बंदोपाध्याय की पत्रिका का नाम क्या था तो वो संध्या था। अरविंद घोष की पत्रिका का नाम क्या था, वंदे मातरम था, है ना। भूपेंद्र नाथ दत्त की पत्रिका का नाम क्या था, युगांतर था। वरेंद्र नाथ घोष भवानी मंदिर लिख रहे हैं, वर्तमान रणनीति लिख रहे हैं। अगर हम बंगाल की बात करते हैं तो इसमें हेमचंद्र कानूनगो का नाम बहुत पहले आता है स्टूडेंट। ये क्रांतिकारी थे जो कहाँ गए, यह रूस गए, वहां के रूस के सेना से प्रशिक्षण लेकर के भारत आए और 1908 में यह भारत लौटे। और इन्होंने मनिकतल्ला, बंगाल में ही एक जगह है, वहां पर बम बनाने के लिए एक कारखाना भी खोल लिया। आपको बता दें कि जब किंग्सफोर्ड की हत्या हुई, किंग्सफोर्ड की हत्या कब हुई, 30 अप्रैल 1908 को किसने की, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने की थी, है ना। इन दोनों ने की थी। और इसमें क्या था कि किंग्सफोर्ड को एक्चुअली मारना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है किंग्सफोर्ड नहीं थे, उनकी पत्नी थी, एक बच्ची थी, वो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बाद में जो है प्रफुल्ल चाकी जो क्या करते हैं वो तो आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन खुदीराम बोस को क्या किया जाता है, उन्हें जो है फांसी की सजा होती है। और भारत में सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले भी कौन थे, कौन क्रांतिकारी थे, वह थे खुदीराम बोस, है ना। तो आप याद रखेंगे। तो जो किंग्सफोर्ड की जो हत्या का प्रयास हुआ था उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता ये है स्टूडेंट कि इन लोगों ने जो है बहुत बड़ी छापेमारी चली वहां पर बंगाल में, और मनिकतल्ला में जो बम बनाया जा रहा था उस जगह पे भी छापामारी की गई। और इसके कारण हम देखते हैं स्टूडेंट वहां पर क्या होता है, इस घटना को नाम दिया गया अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर षड्यंत्र केस, जिसमें क्या था, मनिकतल्ला में छापामारी की गई थी। मनिकतल्ला में छापामारी की गई थी। इसमें जो है कई लोग को इसमें गिरफ्तार किया गया था। लगभग 34 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी इसमें। और हम देखते हैं वरेंद्र नाथ घोष, जिनका नाम आपने पढ़ा इससे पहले भी, और अरविंद घोष, इन दोनों पे जो है इन दोनों पे भी मुकदमा चला। अरविंद घोष की जो केस थे उसकी सिफारिश जो है CR दास कर रहे थे। तो खैर वो तथ्यों के अभाव में जो है वह छूट गए अरविंद घोष। बाद में जब वो वहां से निकले तो वो कहाँ चले गए, वह चले गए पौंडीचेरी, और वहां पे औरविले आश्रम की उन्होंने स्थापना की। लेकिन उनके जो भाई थे वरेंद्र घोष, उनको हम देखते हैं उन्हें क्या मिलता है, उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिलती है। किस केस में, अलीपुर षड्यंत्र केस में। यह किससे जुड़ा हुआ है, यह बंगाल के मनिकतल्ला से जुड़ा हुआ है, जहां पर बम बनाया जाता था। और किसके बाद इसका जो है हम देखते हैं उद्घाटन, मतलब इसका एक तरह से पर्दाफाश होता है जब किंग्सफोर्ड पर की गाड़ी पर बम फेंका गया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। अब चलिए एक और नाम आप जान लीजिए, इनका नाम है बाघा जतिन, है ना। इनका भी, ये भी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे बंगाल के। और बाघा जतिन इनको बोला जाता है, इनका पूरा नाम था जतेंद्र नाथ मुखर्जी। बालासोर में जो है पुलिस मुठभेड़ में यह मारे गए थे 1915 में। यह आपसे पूछा जा सकता है कि बाघा जतिन किसका नाम था, पूरा नाम क्या था इनका, जतेंद्र नाथ मुखर्जी। बंगाल के एक और क्रांतिकारी थे रास बिहारी बोस। और आपको पता है कि जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 1911 में, तो हार्डिंग पर इन्होंने क्या किया था, जो उस समय के वायसराय थे हार्डिंग, उन पर इन्होंने बम फेंकने का जो है प्लान बनाया था। और हम देखते हैं जब हार्डिंग महोदय क्या दिल्ली में प्रवेश कर थे, कैपिटल शिफ्ट हो रहा था, जॉर्ज पंचम वगैरह सब थे, पूरे दल बल के साथ कहाँ जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे। तो उनकी गाड़ी पर बम फेंका जाता है, लेकिन वो बच जाते हैं हार्डिंग साहब, है ना। और उसके बाद जो है जितने लोग थे उससे संबंधित उनको पकड़ा जाता है। लेकिन इन सारी कॉन्स्पिरेसी को किसने अंजाम दिया था, इस सारी कॉन्स्पिरेसी को अंजाम देने वाले रास बिहारी बोस थे स्टूडेंट, जिनका प्लान था। इन्हीं के एक रसोइया थे और उनका नाम था अवध बिहारी बोस, को इन्होंने शामिल किया था। अमित चंद बोस, लाला मुकुंद, बसंत कुमार, इन सभी पर मुकदमा चलाया गया बाद में। और यह जो है यह कहाँ चले गए, क्योंकि इसको कहते हैं दिल्ली षड्यंत्र केस। क्या नाम है इसका, इसका नाम है दिल्ली षड्यंत्र केस। याद रखिएगा, अलीपुर षड्यंत्र केस अलग है, दिल्ली षड्यंत्र केस अलग है।
रास बिहारी बोस कहाँ चले गए? जापान चले गए स्टूडेंट। वहां पर अब आप जब जाइएगा तो आप क्या पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, तब पता चलेगा कि रास बिहारी बोस कहाँ हैं। तो हमारे जो मैंने बताया कि जब सरकार का दमन चक्र शुरू हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होता, फांसी हो जाती। तो ये तो कहाँ चले गए, जापान चले गए। लेकिन इस बम को फेंकने में इनके जो रसोईया थे अवध बिहारी, अमित चंद्र बोस, लाल मुकुंद, बसंत कुमार, इन सभी पर मुकदमा चलाया गया स्टूडेंट, याद रखेंगे आप लोग। वरिंद्र घोष और अरविंद घोष के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इन पर मनिक तल्ला के तहत ही क्या चलाया गया था, मुकदमा चलाया गया था अलीपुर षड्यंत्र केस में। और इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट, ये बंगाल की बात थी, यहां पर क्या क्या चीजें हुई वो मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं किसकी, पंजाब की। पंजाब भी काफी एक्टिव रहा और पंजाब के बारे में हम देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर जो क्रांतिकारी आतंकवाद का उदय हुआ उसका बहुत बड़ा कारण था कि यहाँ पर अकाल पड़ते थे, भू राजस्व बहुत हाई था और साथ ही जो अंग्रेज थे उनका क्या था, अत्याचार भी जारी था। और इसी कारण पंजाब में अजीत सिंह, सूफी, अंबा प्रसाद, लाला लाजपत राय जैसे नेता जो थे वह काफी एक्टिव थे और इनकी जो गतिविधियां थी यहाँ पर जारी थी। अजीत सिंह ने लाहौर में स्टूडेंट अंजुमन ए मोहिबाना वतन नामक एक संस्था की स्थापना की थी और भारत माता नाम से क्या निकाला, अखबार निकाला। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन सब चीजों को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ये पंजाब की बात है, आप देख लिया आपने। पंजाब में कौन कौन है, अजीत सिंह है, सूफी अंबा प्रसाद है, लाला लाजपत राय हैं। अजीत सिंह ने ही लाहौर में क्या निकाला, अंजुमन मोहिबाने वतन। आपको बताया पत्र पत्रिकाओं की बहुत बड़ी भूमिका है अपने स्वतंत्रता संग्राम के विचारों को आगे बढ़ाने में। और इसके साथ ही इन्होंने भारत माता नाम से अखबार भी निकाला। ये सारी गतिविधियां जो राष्ट्रवादी गतिविधियां चल रही थी, ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ भारत में सीमित है, भारत के बाहर में ही ये सारी गतिविधियां चल रही थी स्टूडेंट। इंडियन होम रूल सोसाइटी जो है यह लंदन में बनाई गई थी श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। क्यों बनाई गई थी, ताकि वहां पर जो बहुत बड़े मात्रा में इंडियन हैं उनको क्या किया जाए, इकट्ठा किया जाए, उनमें राष्ट्रवादी भावना का प्रचार प्रसार किया जाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो जनता है, यानी कि जो ब्रिटेन की जनता है, उनको भारत में उनके अत्याचारों से क्या किया जा सके, अवगत कराया जा सके। तो हम इसमें देखते हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा का नाम आप भूलेंगे नहीं। इन्होंने क्या किया था, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी, लंदन में की थी। और यह जो सोसाइटी थी, यानी कि जो संस्था इन्होंने बनाई थी, यह सोसाइटी एक पत्रिका निकालती थी, इसका नाम था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ये नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन करती थी और इन्होंने इंडियन हाउस नाम के एक हॉस्टल को बनाया था। ये इंडियन हाउस की कहानी भी बड़ी क्या है, दिलचस्प है। इसमें कई क्रांतिकारी जो है हमारे जुड़े रहते हैं। वीडी सावरकर भी जो है इससे जुड़े हुए थे स्टूडेंट, और मदन लाल ढींगरा भी जो थे वह भी इससे क्या थे, जुड़े हुए थे। यही इंडियन हाउस के सदस्य थे मदन लाल ढींगरा, जिन्होंने 1909 में भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार, बहुत बड़ा पोस्ट हुआ, राजनीतिक सलाहकार थे। इनका नाम था विलियम हट कर्जन वाइली, की क्या करती थी, गोली मारकर हत्या कर दी थी। बाद में इन क्रांतिकारियों को क्या कर लिया जाता, पकड़ लिया जाता था। इन्हें भी पकड़ लिया गया और फांसी पर लटका दिया गया। इसे नासिक षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट, है ना। इसी के अंतर्गत सावरकर पर मुकदमा चलाया गया था। मैंने जो पिछला बार वाला जो आपको बताया था, मैंने जो पिछले बार वाला बताया था आपका नासिक षड्यंत्र केस, उसमें वीडी सावरकर के भाई गणेश सावरकर को क्या होता है, उन्हें जो है आजीवन कारावास दिया जाता है। वीडी सावरकर को जो है इसी नासिक षड्यंत्र केस के अंतर्गत इन पर मुकदमा चलाया गया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी यानी कृष्ण वर्मा से ही जुड़ी हुई थी मैडम भिकाजी रुस्तमजी कामा। इन्होंने स्टुअर्ट में क्या किया था स्टूडेंट, यहाँ पर हुआ था द्वितीय अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ, और यह भारतीय प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे इन्होंने हिस्सा लिया था और यहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया था। जैसा आप तिरंगा आज देखते हैं वैसा उसका रूप नहीं था, और उसमें 3 कलर का उपयोग किया गया था। इसमें था हरा, पीला और लाल। ये 3 कलर थे उस झंडे में जिसको इन्होंने फहराया था, और इनको जो है मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी भी बोला जाता है स्टूडेंट। तो ये थी मैडम भिकाजी रुस्तम कामा, जो कि इंडियन होम रूल सोसाइटी से ही जुड़ी हुई थी।
अब आइए गदर पार्टी के पास। 1913 में इसकी स्थापना होती है। सोहन सिंह भाकना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी। पहले कहानी सुनिए। 1913 में सोहन सिंह भाकना ने किसकी स्थापना की? हिंद एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका, इसकी स्थापना की। इसके बाद में ही इन्होंने जो है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने कई सारे जो है पत्र पत्रिका निकाली और उर्दू, मराठी, पंजाबी में एक साथ साप्ताहिक पत्र जो था इनका, उसको गदर कहते थे या फिर इसको हिंदुस्तानी गदर कहा जाता था। इसका प्रकाशन ये संस्था करती थी। बाद में इसी पत्रिका के नाम पर इसको क्या कहा जाने लगा? गदर पार्टी कहा जाने लगा स्टूडेंट। कैलिफोर्निया के इस गदर पार्टी में तब एक नया दौर आता है जब कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के जो अध्यापक थे लाला हरदयाल, यह गदर संस्था से क्या करते हैं? जुड़ जाते हैं और उनको माना जाता है कि यह एक मनीषी पथ प्रदर्शक के रूप में गदर पार्टी में शामिल हुए, जिन्होंने गदर पार्टी को बहुत चेंज किया। गदर पार्टी ने, गदर आंदोलन जो था ये सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने युगांतर आश्रम, देखिए कहाँ युगांतर आश्रम, आपसे पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे? सैन फ्रांसिस्को में यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी और यहीं पर ये लोग क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करते थे। लाला हरदयाल, ये सब लीडर हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। भाई परमानंद, रामचंद्र बिहारी बोस, बरकतुल्ला, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, ये सभी क्या हैं? गदर पार्टी के आपके प्रमुख नेता हैं। राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से अफगानिस्तान में इन्होंने एक क्या की? काबुल में जो है दिसंबर 1915 में जो है इन्होंने एक अंतरिम सरकार की स्थापना की स्टूडेंट, जिसमें बरकतुल्ला क्या थे? प्रधानमंत्री थे, है ना। तो ये याद रखेंगे आप, ये सारी चीजें क्या हैं? इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। राजा महेंद्र प्रताप किससे जुड़े थे? गदर पार्टी से ही जुड़े हुए थे, जिन्होंने क्या किया था? जर्मनी से सहयोग लिया और अफगानिस्तान में 1915 में एक अस्थायी सरकार की स्थापना की, जिसमें बरकतुल्ला जो है वह प्रधानमंत्री थे, ये राष्ट्रपति थे। तो ये सारी गतिविधियां क्या हो रही हैं? चल रही हैं। अब देखिए आपने जो पढ़ा अब तक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण में जो एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि जो उग्र राष्ट्रवादी थे इन्होंने कई सारे पत्र पत्रिकाओं से समाज को अवेयर करने की कोशिश की और सरकार के खिलाफ में जो है क्या किया? बड़ा स्ट्रांगली इन्होंने, अगर सरकार का कोई काम गलत होता था उसका कंडेम करते थे। और हम देखते हैं जो क्रांतिकारी थे वो सिर्फ भारत में ही नहीं थे, ये बाहर भी थे। और इसके बाद हम देखते हैं महाराष्ट्र में, बंगाल में और पंजाब में किस तरह से ये गतिविधियां हो रही थी, कौन कौन लोग जुड़े हुए थे। भारत के बाहर भी जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब रही बात हमारे पास ये जो दूसरा सेक्शन है, इससे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपका नेक्स्ट क्लास होगा जो, उसमें आपकी ये लेक्चर जो है दिख जाएगा आपको, उसमें हम लोग ये सारी चीजें जानेंगे। कोशिश कीजिए कि इन सभी चीजों को जैसे मैंने पढ़ाया है, चीजों को अगर थोड़ा सा आप क्या करेंगे, उसका एक सेक्शन बना देंगे ना, अलग अलग सेक्शन बना के पढ़ेंगे तो वो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। जैसे अभी क्रांतिकारी जो है गतिविधियां चल रही हैं, फिर हम 17 के बाद से भी देखेंगे, उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐड होंगी। तो आपके पास वो एक अलग क्या रहेगा कि हाँ मैडम ने पढ़ाया था, कहाँ से शुरू हुआ, महाराष्ट्र से शुरू हुआ और कौन सी राजनीतिक हत्या पहले थी, उसके बाद महाराष्ट्र में कौन सा संस्था थी, अभिनव भारत थी, फिर बंगाल में अनुशीलन समिति थी, कौन कौन सी पत्रिकाएं निकलती थी, भारत के बाहर कौन कौन सी संस्था थी, इंडियन होम रूल सोसाइटी थी, कौन एक्टिव थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा थे, फिर इंडियन हाउस कौन था, मदनलाल। तो ये सारी चीजें बड़ी क्लियर हो जाएंगी आपकी। यहाँ पर स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए मैंने कोशिश की कि आप लोगों को ये पूरा सेक्शन ही अलग से करा दिया जाए, ताकि आप अब समझ पाएंगे जब मैं आपको अब डिलीवर करूंगी लेक्चर बंगाल विभाजन और ये सारी चीजें, तो आप बड़े अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे कि क्यों बंगाल विभाजन जब होता है और बंगाल विभाजन के बाद जो है हम कांग्रेस में देखते हैं 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ जाता है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन होता है, तो क्यों हो रहा है ये सब चीजें। अचानक से आपको नहीं लगेगा कि अचानक से ये सारी चीजें क्या हो रही है, पॉपअप हो रही हैं। समझ पाएंगे आप कि इसकी एक कंटिन्यूटी है, जो मैडम ने पढ़ाया पहले उसकी प्रक्रिया है, क्योंकि लोग जो है कई सारे लीडर्स जो हैं वो नरम पंथियों के तरीकों से क्या थे, नाराज थे और उन्होंने एक अपना दूसरा रुख कर लिया था। और यही कारण है कि इस समय हम बहुत सारी घटनाओं को भी देखते हैं।
तो अगले क्लास में मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगता है तो क्या करें, लाइक करें, क्लास को लाइक जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपको मालूम है क्लासेस क्या है, फ्री हैं। तो फ्री है तो फिर आप लोग हमें कैसे मोटिवेट करेंगे। तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के बीच में, और कमेंट्स जरूर दिया कीजिए, तब तो पता चलेगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। कमेंट्स नहीं आते, मैं देखती हूँ आप लोगों के कमेंट्स नहीं आते। कमेंट्स पे ध्यान दीजिए और कमेंट्स पे किया कीजिए। कोई चीज ना समझ में आए तो भी बताया कीजिए, वहां पे मैं देखती रहती हूँ आपके कमेंट्स, मैं आप लोगों को वहां पर बता सकती हूँ। तो अपना ख्याल रखिए। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चलेगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। नचिटेक गुरुकुलम में हम लोग फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, तब तक धन्यवाद।